बीजेपी सरकार 2024 में गिरने वाली है। मैं एक बात बता दूं, पिछले 9 सालों से अपने कुछ दोस्तों के लिए ही ये गवर्नमेंट मोदी जी चला रहे हैं। गुजरात में भी थे तो वहाँ पे अपने दोस्तों के लिए उन्होंने काम किया था, गुजरात का आवाम के लिए नहीं किया था। और अभी 140 करोड़ के लोगों का नारा देकर सिर्फ चंद 5 से 7 उनके जो दोस्त मित्र हैं, जो कॉर्पोरेट हैं, जो जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिस्ट में कहते हैं, उनके लिए काम करते हैं। देखिए ना, एक छोटा सा इंडसबर्ग ने एक छोटा सा खुलासा किया अडानी के मामले में, वो 3 से 33 में जा चुके हैं। सरकार तो कह रही है कि हिंडनबर्ग के जो खुलासा हुआ उससे कुछ भी असर नहीं पड़ा। अडानी से ज्यादा सरकार बोल रही है मेरी आवाम दुश्मन और देश दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ना लड़ सके। देखिए ना, अडानी का एक मिसाल दे रहे हैं कि जितने एयरपोर्ट हैं अभी किसके हाथ में चले गए हैं? अडानी जी के हाथ में चले गए हैं। LIC जो कि पूरी दुनिया में, जब रिसेशन 2008 में आया था तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम यहाँ की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, LIC हुआ, पेट्रोकेमिकल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हुआ, शाही भार और ये क्या नाम है आपको स्टील के सेल का हुआ, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रेलवे यहाँ जो है, एयरपोर्ट जो था, वो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में था, जिसकी वजह से रिसेशन का असर नहीं पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये LIC जिसका मिसाल पूरी दुनिया में दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं नूर आलम। अभी पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से मनीष सिसोदिया को अरेस्ट के बाद मामला गर्म है, कुछ महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जिस तरह से आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिनों पहले देखा गया नेहा सिंह राठौड़, जो एक लोक गायिका है, जो सरकार से सवाल पूछती थी और अपने गाने के जरिए पब्लिक की बातें जनता तक रख रही थी, उनको दबाने की कोशिश की गई। पुलिस के जरिए उनको नोटिस भेजा गया। इसके अलावा उनके जो हस्बैंड एक इंस्टीट्यूट में काम करते थे, उनको जबरन इस्तीफा दिलवा दिया गया। वहीं देखने को आया मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली में एजुकेशन मॉडल को लेकर के आ रहे थे और जिन्होंने जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम पे काम किया था, दिल्ली के खस्ता स्कूलों की हालत को बेहतर बनाया था, लेकिन केंद्रीय सरकार, मोदी की सरकार ने उन्हें टारगेट करके रखा हुआ था और उसके बाद जो शराब स्कैम मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मनीष सिसोदिया का परसों का केस है। एक चीज़ है, यही बीजेपी RSS 1975 में, जून 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था, उसको सेकेंड स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन्होंने कहा था, आज़ादी की दूसरी लड़ाई के तौर पे कहा था। लेकिन 2014 के बाद से अभी तक 9 साल हो गए हैं। 9 सालों में पूरे हिंदुस्तान में अनडिक्लेयर इमरजेंसी चल रहा है। मनीष सिसोदिया किस केस में गए, उनको लेके गया एक नया एक्साइज ड्यूटी का प्लान उन्होंने अल्कोहल बेचने के लिए लाया है। उसमें क्या है क्या नहीं है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसमें डिटेल में हम बोलने नहीं जा रहे, वो अब कोर्ट में केस है, उसमें बोला नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में, देखिए रायपुर में जब कांग्रेस का प्लेनरी हो रहा था, ठीक उसी दिन, एक दिन पहले एरोप्लेन से जैसे लग रहा है कि वो विदेश जा रहे थे, पवन खेड़ा साहब, उनको उतार लिया गया। पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन का कोई भी आदमी अगर मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ या मोदी हुकूमत के मतलब मुल्क दुश्मन, समाज दुश्मन, आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उसको ये ED, CBI और दूसरे तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, तमाम जो है, उसके जरिए डरा के धमका के उनको जेलों के पीछे ठेला जा रहा है। जिस तरह से संदीप कंपन जर्नलिस्ट, उनको जेल के पीछे रखा गया था, डॉक्टर कफील खान को जेलों के पीछे रखा गया था, अभी नेहा सिंह राठौर है। इसके अलावा JNU और जामिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी न किसी केस में डाला गया था, फिर वो बाइज्जत बरी होकर निकले। आपको क्या लगता है, सरकार अपोजिशन को और आवाज़ उठाने वालों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहती है? असल में गवर्नमेंट है, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब गवर्नमेंट की कंपनी थी। अरे जो कंपनी पूरे देश को, मतलब कांग्रेस ने कहा है, हमारे लीडरों ने भी कहा है, हमारे TMC के लीडर ने भी कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई क्यों हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान के दौलत को लूट कर अपने ब्रिटिश भेज रहा था। मोदी जी 2014 से ईस्ट इंडिया कंपनी से भी बड़ा एक कंपनी खोले हुए हैं, जो हिंदुस्तान के सोने के चिड़िया जिसको कहा जाता था। आज भी पिछले कई सालों में इकोनॉमिक में हम लोगों ने बढ़ोतरी हासिल की थी। 2014 से उसको लूटने का काम करके अडानी अंबानी जैसे चंद दोस्तों के पॉकेट में, उनके फॉरेन के जो बैंक अकाउंट है उसमें पैसा रखने का काम किया है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, अभी फिलहाल जनवरी और फरवरी महीना में पूरे हिंदुस्तान में 1,20,000 जो एम्प्लॉयड लोग थे वो बेरोजगार हो गए हैं। 417 कंपनियां हैं जिन्होंने अपने अपने एम्प्लॉय को हटाया है। तो जहां पे बेरोजगारी डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, वहां पे फिरका परस्त काम हो रहा है। कर्नाटक, कल का मामला है कर्नाटक के यादगीर में, टिप्पू सुल्तान और सावरकर के नाम पे झड़प होता है, मामला बिगड़ जाता है, अभी 144 लागू है। तो सरकार किस तरफ ले जा रही है देश को? गवर्नमेंट यहाँ पे चाह रही है कि यहाँ हिंदुस्तान जिसकी खूबसूरती पूरी दुनिया में इस
चीज़ से है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पे पिछले 3000 सालों से यहाँ पे अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा, अलग अलग क्षेत्र के लोग एक साथ मिलकर, एक होकर एक हिंदुस्तानी कहलाते हैं। ये सरकार जो कि देशभक्त के नाम पे आई है, नेशनलिस्ट के नाम पे सरकार आई है, असल में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज़्यादा खतरनाक गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट का पावर यूज़ करके आवाम में मजहब के नाम पे लोगों को इस कदर बांटना चाह रही है कि लोग एक होकर अपने हक की लड़ाई ना लड़ सके। किसानों को, मजदूरों को, साधारण नौजवानों को धर्म के नाम पे बांट दो ताकि वो एकजा होकर मेरी आवाम दुश्मन और देश दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ ना लड़ सके। देखिए ना, हमारी अडानी का एक मिसाल दे रहे हैं कि जितने एयरपोर्ट हैं अभी किसके हाथ में चले गए हैं? अडानी जी के हाथ में चले गए हैं। LIC जो कि पूरी दुनिया में, जब रिसेशन 2008 में आया था तो पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, लेकिन हिंदुस्तान के तमाम यहाँ की इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ा। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ की जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, LIC हुआ, पेट्रोकेमिकल की बड़ी बड़ी कंपनियाँ हुआ, शाही और ये क्या नाम है आपको, स्टील के सेल का हुआ, ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियाँ, रेलवे यहाँ जो है, एयरपोर्ट जो था, वो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में था, जिसकी वजह से रिसेशन का असर नहीं पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये LIC जिसका मिसाल पूरी दुनिया में दिया जाता है कि वहाँ एक बार पैसा डाल दीजिए, SBI बैंक एक बार पैसा डाल दीजिए तो आप बेफिक्र रहिए, आपका पैसा नहीं डूबने वाला है। LIC का पैसा अडानी के अकाउंट में इतना, मतलब उनका शेयर गिरता जा रहा है, शेयर गिरता जा रहा है। LIC 75,000 करोड़ रुपया लगाया, SBI के तरफ से पैसा लगाया जा रहा है। अरे एक क्रोनी कैपिटलिज्म का एक मालिक जो अपना पैसा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वो जब डूबता है तो गवर्नमेंट, ये आवाम का सासा है, आवाम के एसेट से ये पैसा नहीं लगेगा। अगर एक बैंक लोन लेने वाला अगर डिफॉल्टर होता है तो बैंक अभी उसे लोन नहीं देती है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का CEO बोलता है कि हम इस खराब सिचुएशन में हम लोग अडानी के साथ खड़े हैं, उनको हम लोग लोन प्रोवाइड करेंगे। क्या बोलेगा, इसको किस तरह से देखते हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा क्या है? गवर्नमेंट का बैंक है। तो गवर्नमेंट का बैंक असल में वो नहीं बोल रहा है, उसको बुलवाया जा रहा है। अडानी को बचाना होगा, इनके मित्र हैं, और वो अडानी का सिर्फ पैसा, इसको कौन जानता है? आपको क्या लगता है अडानी, मतलब अगर कंपनी खत्म होती है तो बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी? बीजेपी सरकार 2024 में गिरने वाली है। मैं एक बात बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में मोदी के आवाम दुश्मन और हिंदुस्तान के दुश्मन पॉलिसी के ऊपर जिस तरह से पिछले 10 सालों में इन्होंने प्रोपेगेंडा के तहत गोदी मीडिया को लेकर जिस तरह से हुकूमत राज करने की कोशिश की है, आवाम इनको पहचान चुका है। 2024 में मोदी गवर्नमेंट बहुत बुरी तरह हारने वाली है। नीतीश कुमार ने कहा था ना, नीतीश कुमार ने ऐसे नहीं कहा था 100 सीटें नहीं आएंगे बीजेपी की। आपने कहा कि मोदी सरकार खत्म होने वाली है 2024 में। बहुत एक बड़ा सवाल आता है, मोदी नहीं तो और कौन? आपको क्या लगता है मोदी के बाद दूसरा कौन सा नेता जो प्रधानमंत्री का दावेदार है? देखिए, हम लोग ना एक साथ जब रहते हैं किसी गांव में तो आस पड़ोस के लोगों में ना बहुत सी बातों में बहुत तरह का झगड़ा रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन एक गांव के रहते हैं, एक घर में जब आग लगती है ना तो कोई ये नहीं देखता है कि किसके, नूर आलम के घर में आग लगी है कि अफजल खान के घर में, सब मिलकर पहले उस आग को बुझाते। पता है क्यों? क्योंकि अगर वो आग जलता रहा तो पहले अगर मेरा घर जल रहा है तो आपका भी जलेगा, पड़ोस का भी घर जलेगा। तो आज पूरे हिंदुस्तान की हालत यही है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट ने पूरे हिंदुस्तान को जला के रखा है। ये लोग ब्रिटिश एरा से ज़्यादा खतरनाक, इमरजेंसी एरा से ज़्यादा खतरनाक ये एरा चल रहा है। इस एरा को ख़त्म करने के लिए आवाम उठेगी। कौन? इसका जवाब 24 के बाद मिलेगा। और एक चीज़ बता दें कि हमारे यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी हमारी जो CM है, इनकी नेतृत्व में बंगाल से हम लोग 42 में 42 देंगे। पूरे हिंदुस्तान में बिहार, UP, बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, साउथ में तो इनका सफाया हो जाएगा। आप देखिएगा, ये तमाम लोग मिलकर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तहजीब को, हिंदुस्तान के कल्चर को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आपने कहा 2024 के लिए उन्होंने, असल में हमदर्द तो है नहीं, हमदर्द कहती है, आपने कहा है कहती है। कितने हमदर्द लोग जानते हैं, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बोला ना, ये लड़ाई नजरियाती लड़ाई कांग्रेस के साथ भी हमारी है और वो रहेगी, ये लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन अभी इस इमरजेंसी एरा RSS बीजेपी के इस कंबाइन फासिस्ट के खिलाफ अभी लड़ाई लड़नी है। और वो लड़ाई हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि तमाम ओपोजिशन को लेकर ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान में इनके खिलाफ लड़ी जाएगी। जो तस्वीर और वो उन्होंने जो किया है, उनके RSS
और देखिए, कांग्रेस तो शुरू से एक दल नहीं था, कांग्रेस आज़ादी से पहले एक प्लेटफॉर्म था। तो कांग्रेस में नरमपंथी, गरमपंथी, आरएसएस पंथी, कम्युनिस्ट पंथी और अलग अलग पंथी लोग हैं। उन पंथी लोगों का ही काम है ये। आपका कहना है कि कांग्रेस में भी आरएसएस पंथी लोग हैं? बहुत सारे हैं। नरसिम्हा राव का फोटो रहता है वहाँ पे, मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा, नरसिम्हा राव जी का फोटो था। नरसिम्हा राव जी का फोटो मौलाना अबुल कलाम आजाद का फोटो नहीं रहेगा। 2 मरतबा वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, आपको पता होगा। मिनिस्टर रहे हैं, एजुकेशन मिनिस्टर 2 मरतबा कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा अभी शुद्धिकरण की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में और पूरे हिंदुस्तान में अपोजिशन को लेकर मोदी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना है। उसके बाद से तय होगा कि कौन यहाँ पे डेमोक्रेसी को, यहाँ के जमहूरियत को बहाल करता है। ये लड़ाई पहले बहुत शुक्रिया।